यही से होगा क्या? यही होगा? आज कम करो। हेलो, हेलो, सही है ना? कितना नंबर है? 70। चलिए, आज थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक ना? देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी के लिए किस लिपि को भारत की राज्य भाषा घोषित किया? देवनागरी लिपि ना? इसका बात अनुच्छेद 343 में ना भा, भाषा के बारे में बताया गया है। और भाषा जो है तुम्हारा, हम लोग का राजभाषा कौन सा? हिंदी को बताया गया। और जो लिपि बताया गया, किसको बताया गया? देवनागरी लिपि। किसको बताया गया? देवनागरी लिपि। लोकतंत्र में चुनाव क्यों होते हैं? जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। लोकतंत्र में चुनाव क्यों होते हैं? जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। पिछला वाला अनुच्छेद 343 था। 343 343 लिख लिए ये। सिंपल सी बात है इसमें कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन चलता है। और लोगों के द्वारा शासन चलेगा, सीधे चलेगा कि लोगों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा चलेगा? प्रतिनिधियों के द्वारा चलेगा, तो जनप्रतिनिधियों का चुनने के लिए। चुनाव का क्या मतलब होता है? राजनीतिक प्रतियोगिता। राजनीतिक प्रतियोगिता। देखिए, ये भी एक कंपटीशन है। इलेक्शन भी एक कंपटीशन है। अच्छा, जिस देश में या जिस क्षेत्र में एक दलीय व्यवस्था रहेगा, उस देश में कंपटीशन नहीं होगा। सिंपल सा बात है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके टीचर में 5,000 वैकेंसी आए और 5,000 ही बच्चा रहे, कोई कंपटीशन होगा? कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि 5,000 सीट को भरना है, 5,000 बच्चे हैं। कोई दिक्कत हो रही है क्या? हेलो, हेलो, अब सही है? अभी दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है? कोई है? हेलो, हेलो, आवाज देखो, कभी कभी कट जा रहा है। बैटरी लगाए थे? बैटरी तो सही है। हेलो, हेलो, सही है? सही है ना? चलिए, ठीक। चलिए, तो हम क्या बोले? हम बोले कि 5,000 सीट हो और 5,000 बच्चा होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, ताकि सबके सब टीचर बन जाएगा। लेकिन 5,000 सीट हो और 5 लाख बच्चा हो, तब कंपटीशन बढ़ेगा। सेम, जिस देश में एक दलीय व्यवस्था हो, जिसमें एक ही दल रहेगा, तो एक दलीय व्यवस्था में जो है वो कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन जहां पे बहुदलीय व्यवस्था हो, जहां पे बहुत सारा दल हो, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। यानी मान लीजिए मेरा भी पार्टी है, इनका भी पार्टी है, इनका भी पार्टी है, वोट तो जनता ही करेगा, चाहे हमको जिताए, चाहे इनको जिताए, चाहे इनको जिताए।
और वोट किसको करेगा? हम बढ़िया काम करेंगे तब हमको देगा, ये काम बढ़िया करेगी तो इनको देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो हमारे काम में और इनके काम में कंपटीशन होगा कि जो काम मेरा बढ़िया होगा तो हम जीतेंगे, आप काम करिएगा तो आप जीतिएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि चुनाव का क्या मतलब होता है, तो क्या बोलिएगा? राजनीतिक प्रतियोगिता। समझ आया हमारी बात को? आगे देखिए, भारत में चुनाव कैसे होते हैं? नियमित रूप से होते हैं। भारत में चुनाव कैसे होते हैं? नियमित रूप से होते हैं। भारत में चुनाव नियमित रूप से, हर एक संस्था का नियमित रूप से होता है। लोकसभा का भी कितना दिया गया है? 5 साल। विधानसभा का भी कितना दिया है? 5 साल। स्थानीय सरकार का भी कितना दिया गया? 5 साल। मतलब नियमित रूप से चुनाव होते रहेगा तुम्हारा। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब होते हैं? प्रत्येक 5 साल पर ना, हर 5 साल पर जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। लिखें, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। कितने वर्षों बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाता है? प्रत्येक 5 साल पर सरकार बनता है, एक बार में 5 साल पर ना, 5 साल के बाद फिर से नया इलेक्शन होगा, तो पुराना जो था वो भंग हो गया, मतलब 5 साल पे भंग होगा तुम्हारा। अच्छा, ये जरूरी है कि प्रत्येक 5 साल पे ही भंग होगा? ये भी जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है। सरकार यदि बहुमत खो देगा तब तो सरकार का विघटन हो जाएगा ना, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। जब आप लोग अनुच्छेद 79 पढ़िएगा तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। और संसद का गठन जो बताया गया है वो बताया गया कि संसद 3 चीज से मिलकर के बनेगा। एगो राष्ट्रपति होगा, एगो राज्यसभा होगा और तीसरा तुम्हारा लोकसभा होगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। और जब अनुच्छेद 83 पढ़िएगा तो उसमें दोनों सदन के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 83(1) जो है वो राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, मतलब एक परमानेंट हाउस है, और राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। हाँ, देखो मन में क्वेश्चन आएगा कि जब राज्यसभा का विघटन नहीं होगा तो राज्यसभा में रहने वाले व्यक्तियों का विघटन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। घर वही रहेगा, आदमी बदलते रहेंगे, मतलब दिल वही रहेगा और आने जाने वाले अलग होते रहेंगे। घर का कभी विघटन नहीं हो सकता, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी रिटायरमेंट होते रहते हैं। अच्छा, जो सेवानिवृत्त हो गया क्या वो फिर आ सकता है? आ सकता है। जैसे मेरा 6 साल पूरा गया, अब मेरा 6 साल आज पूरा, तो हम हटेंगे तो हम फिर से आ सकते हैं तुम्हारा, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? क्या बोलिएगा? 5 साल। लेकिन राज्यसभा में बोलेगा तो क्या बोलिएगा? राज्यसभा में कितना होता है? 6 साल। लोकसभा और विधानसभा में कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा में 6 साल। उपचुनाव कब होगा? आप लोग सुने भी होंगे, एगो चुनाव होता है, एगो उपचुनाव होता है। उपचुनाव कब होगा? जिस क्षेत्र से कोई सदस्य जीता है, यदि उस सदस्य का मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे तो उस केस में जो है उस क्षेत्र में उपचुनाव होता है। तो किसी सदस्य की मृत्यु या उसके इस्तीफे के कारण जो है उस क्षेत्र में जो फिर से चुनाव होगा उसी को उपचुनाव कहा जाता है। कहीं पे भी हो सकता है, विधानसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है। जहां पे निर्वाचित लोग हैं, जहां पे निर्वाचन हुआ है, तो निर्वाचन हुआ है तो अब मान लीजिए कि हम इस क्षेत्र के विधायक हैं,
मान लीजिए, और इस क्षेत्र के हम विधायक है, कल विधायक बने या परसों मर गए, अरे नया कोई विधायक आएगा कि नहीं आएगा? तो जब हम बने थे उस तो तुम्हारा जैसा चुनाव हो रहा था उसमें बने थे, अब हम इस क्षेत्र से समाप्त हो गए तो मेरे बदले में तो कोई और आएगा, अब उसके लिए अलग से तो फिर से चुनाव नहीं करवाया जाएगा, वो सिंगल इस क्षेत्र के लिए चुनाव करवा दिया जाएगा। तो इसको चुनाव बोलिएगा कि उपचुनाव बोलिएगा? उपचुनाव बोलिएगा, क्योंकि चुनाव होता था पूरा विधानसभा के लिए होता। समझ आ रहा है हमारी बात? तो उपचुनाव कब होगा? या तो सदस्य की मृत्यु हो जाएगी और ना तो यदि इस्तीफा दे देता है उसके लिए होगा। वार्ड से चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? वार्ड पार्षद कहते हैं, वार्ड पार्षद कहते हैं। हाँ? राष्ट्रपति पर कौन सा बात? उसका चुनाव हुआ ना हो। अब देखिए एक बात बताइए, एक घर में 1000 व्यक्ति है और एक घर में एक व्यक्ति है, हमारी बात को समझिएगा, समझ जाइएगा। एक घर में 1000 व्यक्ति है और एगो के घर में एक ही व्यक्ति है। अच्छा, 1000 में एगो रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जकरा एक हो है वो रूठ जाए तो बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रपति एक ही होता है, मेरा बात समझे? लेकिन लोकसभा में 543 गो होता है, हर एक राज्यसभा का अपना अलग अलग है। बिहार के विधानसभा का कितना सीट है? 243 गो है। अरे भाई 243 में एगो मर गया तो क्या 242 को फिर से चुनाव करवाएंगे? वो मारबे न करेगा, बोलेगा जब हम अपन क्षेत्र से जीत गए हैं, मारा कोई और तो उसका सोचो ना, मेरा काहे ल करोगे? अब हम भी विधायक है, ई भी विधायक है, ई भी विधायक है, ई भी विधायक है, मरे हम, अब मेरे चलते यदि फिर से चुनाव करवाया जाएगा ये लोगों का, तो क्या पता फिर से जीतेगा ये लोग, क्या पता हार जाए, ये लोग ऑब्जेक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लेकिन राष्ट्रपति तो एक गो है, और राष्ट्रपति एक गो है, और उनको यदि कुछ हो जाएगा तो उसका उपचुनाव होगा, ये चुनाव होगा, चुनाव होगा। बात समझे हमारे? यहां पे यही है। आगे बढ़े। बिहार को विधायक चुनने के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 243 सीट में। अभी देखिए, अभी तुरंत चर्चा भी किए थे। विधानसभा का सीट कितना है बिहार का? अच्छा, विधान परिषद का कितना है? विधान परिषद का कितना? 75 ना। बिहार से लोकसभा में कितना जाता है? कितना जाता है? 40 ना। राज्यसभा में कितना जाता है? राज्यसभा में 16 ना। इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है फैक्ट वाला। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया? कितना क्षेत्र में? 543 में। देखिए, लोकसभा में पूछेगा कि अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, तो क्या बोलिएगा? 550। लेकिन वर्तमान में पूछेगा कि कितना है तो क्या बोलिएगा? 500 कितना? 43 ना। और राज्यसभा में अधिकतम 250 और है कितना? 245 ना। चलिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 84 सीट। दोनों मिला करके, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिला करके उतना है। आप बस फैक्ट डीप में नहीं पढ़ते हैं, आप बस ऊपरी ऊपरी पढ़ लेते हैं। दोनों मिला करके उतना है, जाति और जनजाति दोनों मिला करके। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है? कितना है? 47। 131 से न हुआ हो, 171 कैसे बोल दिए? लिखे, बिहार विधानसभा में कितना सीट अनुसूचित जाति के लिए? 38 ना। और जनजाति के लिए काय गो है?
बिहार विधानसभा में जनजाति का एगो है 202 ना। हाँ, एससी के लिए कितना है 38 और एसटी के लिए कितना है 2। महिलाओं के लिए आधी सीट आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कोई और नहीं, हमारा राज्य बिहार राज्य। ठीक है। वयस्क मताधिकार में क्या नहीं देखा जाता है? जाति, धर्म, अमीर, गरीब, समुदाय, वर्ग, लिंग। इलेक्शन कमीशन का बात, जो चुनाव आयोग का बात है वो अनुच्छेद 324 में ना। और वयस्क मताधिकार पूछेगा तो, वयस्क मताधिकार बोलेगा तो 326 ना। वयस्क मताधिकार 326 और 325 यही कहता है कि वयस्क मताधिकार जो होगा वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया था? क्या बोलिएगा? 325 में कहा गया। किस में कहा गया? ये वाला बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? 325 में कहा गया है। 1971 में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था गरीबी हटाओ का? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का। ठीक है। 1977 में जनता पार्टी का नारा क्या था? लोकतंत्र बचाओ। काहे कि इंदिरा गांधी 1977 में जब कहा जाता है कि इमरजेंसी हटा था, तो इमरजेंसी जो हटा था वो मार्च के महीने में हटा था और इलेक्शन जो है वो जनवरी के महीने से ही स्टार्ट हो गया था। तो इंदिरा गांधी को लगा कि हम जीत ही जाएंगे। इधर जो जनता दल सरकार बनी थी उसने यही बात कहा था कि इमरजेंसी के दौरान ही नारा चला था कि लोकतंत्र को बचाओ। इंदिरा गांधी जो अपना मनमानापन कर रही थी उसी पे कहा गया था लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र बचाओ का जो नारा है वो जनता दल के द्वारा 1977 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में। क्लियर। 1983 में किसने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था? एनटी रामाराव। एनटी रामाराव। इसका नहीं दिमाग में नहीं है। ये आप देखे होंगे साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, क्या तो नाम है, उसी के परिवार से संबंधित ये व्यक्ति है जिसको एनटी रामाराव के नाम से जाना जाता है। चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चुनाव आयोग में कितना सदस्य होता है? 3 सदस्य होता है और तीनों सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिहार में 2005 के आम चुनाव में कौन काफी सक्रिय था? चुनाव आयोग। काहे कि 2005 में बिहार में अंतिम बार आपातकाल लगा था, सॉरी क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में अंतिम। और बिहार में 2005 में ही 2 बार चुनाव हुआ था, एक फरवरी मार्च के महीने में और एक अक्टूबर नवंबर के महीने में। और 2005 से देखिएगा तो आज तक वही परंपरा चल रही है कि जो भाई साहब बिहार में जो चुनाव का टाइम आता है, अक्टूबर नवंबर वाला टाइम आता है, पहले 1952 से लेकर के 2005 तक जो है वो बिहार में चुनाव फरवरी मार्च के महीने में होती थी। लेकिन 2005 में जो 2 बार तुम्हारा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 2 बार जो चुनाव हुआ था, जो अंतिम वाला चुनाव हुआ था वो अक्टूबर नवंबर में हुआ था। इसलिए 2005 से लेकर के 2025 में होने वाला है ना, देखिए इसमें भी किस महीना में होगा? अक्टूबर नवंबर में होगा तुम्हारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्लियर। प्रमुख नीतिगत फैसले कौन लेता है? कार्यपालिका लेता है। कार्यपालिका का मतलब
सरकार, सरकार बोले तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। क्लियर? स्पीड सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे ये सब तो हमको लगता है हम पूरा पढ़ा भी चुके हैं। अच्छा, हम बोले थे कि सरकार के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? 3 ना। पहला कौन सा? विधायिका। दूसरा कौन सा? कार्यपालिका। और तीसरा कौन सा? न्यायपालिका ना। विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। कार्यपालिका का लागू करना। और न्यायपालिका का जांच करना। अच्छा, कार्यपालिका में आप, विधायिका में तो सारे संसद को रखिएगा। अच्छा, विधायिका से ही तो कार्यपालिका बना है, हमारी बात को समझिएगा। विधायिका से ही कार्यपालिका बना है। यदि सरकार में कोई मंत्री है तो कहीं ना कहीं संसद है तब ना मंत्री है। और यदि मान लीजिए कि कोई संसद नहीं भी है और तभियो उसको मंत्री बनाया जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। उसके बाद तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य उसको अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं संसद का ही पार्ट है। तो संसद बोले तो क्या बोलिएगा? विधायिका। और ओकरे से अंग बना कौन सा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन रहेगा? जो सरकार में रहेगा, मतलब मंत्री परिषद रहेगा। और सारा नीतिगत फैसला कौन लेगा? संसद में रहेगा बैठने वाला वो लेगा, या सरकार में जो बैठने वाला वो लेगा? अरे कौन लेगा? जो सरकार में बैठा हुआ, जो कार्यपालिका बैठा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, कार्यपालिका हो जाएगा। किस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है? राजनीतिक कार्यपालिका में। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। ये हमरे है हो है ये है ना। चलिए, अच्छा देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि कार्यपालिका में शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है। अच्छा, याद करिए, एगो, हम बोले कि एगो राष्ट्रपति प्रणाली होता है, एगो राष्ट्रपति प्रणाली होता है, और एगो संसदीय प्रणाली होता है। और दोनों प्रणाली में जो है तुम्हारा अंतर है। राष्ट्रपति प्रणाली में एक ही व्यक्ति जो है, एक ही व्यक्ति जो है वो देश का भी मालिक होगा और सरकार का भी मालिक होगा। जैसे अमेरिका कह सकते हैं आप लोग, अमेरिका के देश का भी मालिक कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और सरकार का भी मालिक कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो इसको राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली कहिएगा। अच्छा, संसदीय प्रणाली में देखिए, संसदीय प्रणाली में देश का प्रमुख कोई और होगा और सरकार का प्रमुख कोई और होगा। सरकार का प्रमुख कोई और होगा, देश में ही सरकार आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां देश का प्रमुख किसको बताया जा रहा है? राष्ट्रपति को बताया जा रहा है। लेकिन पावर छिपा हुआ किसके अंतर्गत में है? प्रधानमंत्री में ना। सरकार, नाम का पावर किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। अब वास्तविक शक्ति किसके पास है? जबकि देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन मालिक पाना कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इसको छिपा हुआ शक्ति बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? यही क्वेश्चन यहां पे था कि भाई साहब, कि किस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है? तो राजनीतिक कार्यपालिका या संसदीय प्रणाली, ये भी लिख लीजिएगा, या संसदीय प्रणाली में, या संसदीय प्रणाली में। आवाज अभी दिक्कत हो रहा है क्या आवाज में? कह रहा है आवाज सही नहीं। एक बार ऑनलाइन वाले 5 दबाओ, मेरी आवाज यदि सही जा रही है तो।
चलिए, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तो सब सही है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अब हमारी बात को समझिएगा। अनुच्छेद 52 में कहा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रमुख होगा और संवैधानिक प्रमुख भी होगा। इसका कार्यकाल 5 साल का बताया गया। अनुच्छेद 56 जब पढ़िएगा, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें बताई गई है कि उसका निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होगा। कौन कौन शामिल होगा आप लोग को पता ही है कि संसद के दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य शामिल होगा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होगा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है, एगो दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। कश्मीर को ये पावर नहीं मिला हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसका कार्यकाल 5 साल का है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले ही यदि राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो उस केस में राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? तो अनुच्छेद 65 यह कहता है कि यदि बाय द वे राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान कुछ हो जाए तो उस केस में राष्ट्रपति का काम जो है वो उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि यदि उपराष्ट्रपति को भी कुछ हो जाए तब कौन करेगा? तो संसद के द्वारा एगो कानून बनाया गया है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, और उसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रपति ना रहे और उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो उस केस में जो है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होंगे वो तुम्हारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और भारत में एक बार हो भी चुका है 1969 में। एमएच हिदायतुल्लाह ना, वो तुम्हारा हिदायतुल्लाह जो है वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर भी चुके हैं। समझ आया? और यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। हालांकि इसमें तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक था, यदि उपराष्ट्रपति नहीं भी रहेगा तब कौन काम करेगा? सीजीआई काम करेगा। कौन करेगा? सीजीआई काम करेगा। समझ आ गया हमारी बात? और ये वाला जो बात है, ये वाला क्वेश्चन वाला जो बात है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है। क्लियर? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष ना। कैसा होता है तुम्हारा? अप्रत्यक्ष। लिख लिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तरीके से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? अभी तुरंत हम बताए थे कि संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों, मतलब वो हमर नहीं था हो है? पहली बार लेके आ रहे हैं, दूसरी बार? और बोलिए ना, पहली बार की दोबारा ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? तो ये बात अनुच्छेद 54 में कहा गया। और अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित ना, मनोनीत होगा क्या? नहीं होगा। एवं सभी राज्य के तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला कौन सा? दिल्ली, और दूसरा कौन सा? पुडुचेरी, इसके तुम्हारा निर्वाचित या मनोनीत? निर्वाचित। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी ओरिजिनल में तो नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है वो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पुडुचेरी को जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। क्लियर? ठीक है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर?
लिख लिए? अब आगे बढ़े हो। राष्ट्रपति किसके सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है? किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री। जब अनुच्छेद 75 पढ़िएगा तो अनुच्छेद 75 में कहा गया, अच्छा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होता है? नियुक्ति होता है। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये किस बात में कहा गया? अनुच्छेद 75 में कहा गया। और अन्य मंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अपने मन से करेगा, किसके सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर ना। तो यहां पे यही था कि किसके सलाह पे करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह में। किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनः विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के उपरांत राष्ट्रपति सलाह को मानने को बाध्य है? ये 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब हमारे बात को समझिएगा। इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन 1976 करवाई और 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह लिखवाई कि यदि मंत्रिपरिषद कोई बिल को राष्ट्रपति के समक्ष भेजेगा तो राष्ट्रपति को साइन करना बाध्य है। राष्ट्रपति को बाध्य है कि राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, उनको लगा ये तो गलत बात है कि भाई साहब यदि मंत्रिपरिषद को पावर है तो इतना भी पावर नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति को कुछ समझे ही नहीं। भले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, उसके सहायता पर काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति भी तो भारत का प्रमुख व्यक्ति है और उनसे ये पावर छीनना बड़ा संवैधानिक, कह सकते हो कि संवैधानिक विरोधाभास है। तो मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति को मानना बाध्य है, उस चीज को पलटा गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में लिखा गया कि जब भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, यानी मानने के लिए बाध्य नहीं है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हाँ, जब पहली बार राष्ट्रपति को आएगा तो राष्ट्रपति पहली बार भेज देगा, लेकिन जब पुनः संसद से दोबारा राष्ट्रपति को आएगा तब राष्ट्रपति को साइन करना बाध्य है। समझ आया? तो एक बार पुनर्विचार को लौटाने के लिए जो राष्ट्रपति को दिया गया, ये क्या संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अमेरिका के संसद को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट, इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट, इंग्लिश शब्द है पार्लियामेंट। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली, फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली। जापान के संसद को डायट, जापान के संसद को डायट। रूस के संसद को ड्यूमा, रूस के संसद को ड्यूमा, रूस के संसद को ड्यूमा। ठीक है? संसद में कितने सदन है? 2 सदन, एगो निम्न सदन और एगो उच्च सदन। उच्च सदन बोलेगा तो अपर हाउस, और अपर हाउस बोले तो कौन सभा? राज्यसभा। और लोअर हाउस को कौन सा बोलिएगा? लोकसभा। बोलेगा भारत में द्विसदनीय व्यवस्था। यदि आपसे पूछेगा कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया तो क्या बोलिएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड से ना,
यानी तुम्हारा ब्रिटेन से लिया गया। पूछेगा कि भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम से जो है तुम्हारा भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, और पहली बार जो बनाया गया था वो 1921 में। 1921 में पहली बार जो बनाया गया था वो 1921 में। द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार भारत में 1919 के अधिनियम में, और जो बनाया गया था वो 1921 में। द्विसदनीय व्यवस्था लिया कहां गया से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। लिख लिए, आगे बढ़े। संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? दोनों सदनों में विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में। अब ध्यान से समझिएगा, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक हुआ, ज्वाइंट मीटिंग का बात कर रहा है। पहला बात कि संसद की जो संयुक्त बैठक है वो किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त बैठक को बुलाने का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो बुलाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। किसके तहत? 108। ज्वाइंट मीटिंग कभी भी धन विधेयक पे नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होगा, साधारण विधेयक पे हो सकता है, वित्त विधेयक पे हो सकता है। और ध्यान में रखिएगा, वित्त विधेयक धन विधेयक तो अलग अलग विधेयक होता है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों अलग अलग है। मनी बिल के बारे में अनुच्छेद 110 में चर्चा किया गया है, और जो वित्त विधेयक है यानी फाइनेंशियल बिल है उसका चर्चा अनुच्छेद 117 में किया गया है। अब हमारी बात को समझिएगा। साधारण विधेयक में मान लीजिए कि लोकसभा से कोई बिल पास हुआ और वो बिल गया राज्यसभा के पास, और मान लीजिए कि लोकसभा से जो बिल राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा को वो बिल पसंद नहीं आया, और वो बिल आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि बहुत जरूरी है आना, लेकिन राज्यसभा कह रहा है लोकसभा को कि हम तुम्हारा बात मानेंगे नहीं, इसमें कुछ सुधार करो तब ये हम बात मानेंगे। लेकिन लोकसभा कह रहा है कि हम जो कह दिए वही सही कह दिए हैं, यानी मेरा बात लक्ष्मण का रेखा है। अब ना ई मान रहा है ना ई मान रहा है, और बिल आना बहुत जरूरी है, कानून का बनना बहुत जरूरी है। तब राष्ट्रपति चूंकि प्रधान है, देश का प्रमुख है, एज लाइक राजा कह सकते हैं, तो उसका काम होगा कि दोनों को समझाना बुझाना, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। और राष्ट्रपति बोलेगा कि दोनों आ जाइए, और दोनों आकर के जो है एक साथ बैठिए। तो दोनों जो एक साथ बैठा इसी को ज्वाइंट मीटिंग कहा जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान में कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का पावर तो राष्ट्रपति को है, लेकिन ज्वाइंट मीटिंग का अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा, लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं रहेगा तो राज्यसभा का सभापति नहीं उपसभापति करेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति चला तो बस काम दिया गया था बैठने के लिए राज्यसभा में। इसलिए ज्वाइंट मीटिंग में कभी भी राज्यसभा का सभापति जो है वो तुम्हारा कह सकते अध्यक्षता नहीं कर सकता, सिर्फ उपसभापति कर सकता है, या लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कर सकता है। समझ आ गया मेरे बात? तो यही बात तुम्हारा यहाँ पे लिखा गया। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक कब कानून बनेगा? राष्ट्रपति का साइन होने के बाद, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद। लिख लिए? लिख लिए? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 यही ना कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
और जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में बताया गया है। और जिस प्रकार केंद्र का यानी संघ सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। जिस प्रकार संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगा? राज्यपाल में निहित होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। ऑनलाइन वाला समझ आया तो 5 दबा दो।